कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, लेकिन एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइनें सटीक बैठती हैं जनपद मुजफ्फरनगर के बबिस्सा गांव में जन्मे कृष्णपाल सिंह पर, जिन्होंने शिक्षक रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई और आज शिक्षक से संत बनकर अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज इन्हें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त है और इन्हें आज आचार्य कृष्ण विशुद्ध पाणी के नाम से जाना जाता है। इनसे मुलाकात की हमारे सहयोगी राजगुरु तोमर जी ने। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ साधारण कृषक परिवार में जन्म लेने वाले और महामंडलेश्वर तक की उपाधि तक पहुंचने वाले शिक्षक के रूप में समाज को अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ाने वाले बड़ौत में हमारे साथ आज जुड़े हैं। पूर्व में आपका नाम कृष्णपाल सिंह हुआ करता था, लेकिन संन्यास लेने के उपरांत आपका नाम, क्योंकि जो भारत के बहुत अखाड़े उनमें से एक अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा ने आपको महामंडलेश्वर की उपाधि श्री श्री 1008 आचार्य कृष्ण विश्रुत पाणी जी के नाम से आप जाने जाते हैं। बड़ौत में आपका निवास है। चोला भी आपने धारण किया है सन्यासी वाला। स्वभावतः आप सन्यासी हो ही चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं। आपसे आज हम जानना चाहते हैं कि एक साधारण कृषक परिवार में आपने जन्म लिया 1962 में भबिस्सा गांव में, तत्कालीन मुजफ्फरनगर जनपद। उसके बाद आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली, किन किन संघर्षों संक्षेप में आप बताएंगे। माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम कृष्ण रखा था जी। क्षेत्र विशेष में पाल सिंह जोड़ दिया जाता है, इसलिए कृष्ण पाल सिंह हो गया। बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने अपने गांव में प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से शिक्षा प्राप्त की और गुरु का आशीर्वाद रहा मुझ पर। मैंने कक्षा 5 में भी बोर्ड का एग्जाम होता था, टॉप किया 12 गाँवों को, ब्लॉक को। फिर जूनियर हाई स्कूल में भी जो 8वीं की होती थी वहाँ भी टॉप किया। ये मेरे गुरुओं का मुझ पर आशीर्वाद रहा। मैं अपने घर में बिल्कुल पहला पढ़ने वाला था, किस्म से ही समझिएगा जी। उसके बाद मेरे एक याद करूँ तो अच्छा लगेगा, हेड मास्टर होते थे कन्यान के, मुल्ला सकरुद्दीन अली अहमद जी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि एक दिन ये गांव का चमकता हुआ सितारा बनेगा। ठीक है। और मुझे लगा कि इन्होंने मेरे से कुछ अपेक्षा की है, मुझे कुछ बनना चाहिएगा। ये कक्षा 8 की बात है। कक्षा 8 की। मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि इन्होंने मुझे क्या दिया, वो मेरे लिए पहला प्राइज था। उसके बाद मैं सपने देखने लगा, मुझे कुछ करना है, और वहां से हमेशा मेरा यही मन रहा कि मैं कुछ करूं। उसके बाद 9th में हम कांदला गए, हिंदू इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जाट कॉलेज, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत से ग्रेजुएशन किया, जैन कॉलेज से पीजी किया। तो बड़ौत में मैं ऋणी रहा बड़ौत का, क्योंकि एजुकेशन यहाँ से मिली है जी। और फिर मेरा निवास भी यहीं हो गया। तो इस बीच में ये मेरी एजुकेशन रही। उसके बीच में मैंने 86 में किसान इंटर कॉलेज खारड़ में एक तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाई, एडॉक टीचर के रूप में। और फिर उसके बाद जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज का DSSB है, उसका पहला एग्जाम हुआ टीचर्स का, और परमात्मा की कृपा से मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया। 19 फरवरी 1992 को मैंने पूसा, जिसको बोलते हैं IRI, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया। ठीक है। और 31 साल की सर्विस के बाद वहां से मैं 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त पाई। ठीक है। इस बीच में मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद मैं जाफराबाद, जो सरकारी स्कूल था शादरा में, वहां आ गया। उसके बाद जो लास्ट की मेरी नियुक्ति थी वो सिंधु बॉर्डर पर लास्ट स्कूल है दिल्ली का, टीकरी के नाम से, वहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ। आजकल तो बड़ा फेमस बॉर्डर, फेमस हो चुका, वो किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा हुआ है जी। जी। तो तब आपका नाम, फिर आपने महामंडलेश्वर 2021 में सूर्यवंशी अखाड़ा ने मुझे निमंत्रण दिया। एक मेरे साधु थे मिलने वाले, उन्होंने कहा कि आपको ये एक उपाधि दी जा रही है महामंडलेश्वर की। मुझे नहीं पता था महामंडलेश्वर क्या होता है। मैं अध्यात्म में, एक मिशन है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उससे जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। वो मेरे गुरु हैं श्री कमलेश डी पटेल, जिन्हें अभी पद्मश्री दिया है। मोदी जी और ये सब लोग वहां जाते रहते हैं। हैदराबाद में सबसे बड़ा वर्ल्ड का मेडिटेशन सेंटर है कान्हा शांति वनम। ठीक है। तो ये राजयोग पद्धति पर आधारित है। तो आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन, मैं
बड़ौत में आप हैं, हाँ ये एजुकेशन का हब यहाँ माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़ौत में हैं। जी जनता वैदिक कॉलेज जी बड़ी संस्था है, दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, दिगंबर डिग्री कॉलेज, वे भी 100 वर्ष की संस्थाएं यहाँ हैं। कहने का अर्थ है कि 1 शताब्दी पूर्व भी यहाँ शिक्षा का उजियारा था, बिल्कुल था। और बड़े चाव से लोग पढ़ने के लिए अपने जीवन का भाग यहाँ लेकर आते थे। जी तो आपका मिशन क्या है? जैसे मैं दिल्ली गया तो यहाँ बड़ौत में रहा, मैंने जो डिफरेंस देखा, अंतर देखा यहाँ के बच्चों में वहां पे, आपने कहा कि मानता हूं ये कुछ समय पहले बहुत बड़ी चीज थी, यहाँ के पढ़े बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे मिले हैं, लेकिन आज ये मेरा अपना मानना था जब मैं बड़ौत में आया और यहाँ के शिक्षा का स्तर देखा तो दिल्ली से बहुत पिछड़ा हुआ था। ठीक। और मुझे लगा कि मुझे कुछ यहाँ पर करना चाहिए। दिल्ली में 2 शिफ्ट में स्कूल होते थे, मैं उस समय 2nd शिफ्ट में होता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 शिफ्ट में यहाँ अपना योगदान दूं और मुझे 1 शिफ्ट में यहाँ काम करूं। यहाँ काम करूं। और मिशन क्या हुआ फिर? हाँ, बच्चों का जीवन रूपांतरण, उन्हें रास्ता दिखा। यहाँ मार्गदर्शन नहीं था, यहाँ देखा सिपाही कल्चर थी। मेरा एक स्वप्न है, वो आज भी है, हाँ। भले ही मैं उसमें इतना कामयाब ना हुआ। मैंने आते ही एक स्वप्न देखा था कि कोटा की तरह जो इंजीनियरिंग का है, इसको सिविल सर्विसेज सेंटर बना दिया जाए बड़ौत को। ये सपना आप आज भी ये देखते सपना हैं? आज भी है। उस समय केर सिंह को भी यही सपना दिया था। वहां हर बच्चे से पूछते थे क्या बनेगा, IAS IPS, किसी से भी पूछिएगा। मेरे साथी भी बैठे हैं 2-3 हमारे पास यहाँ पर, तो ये भी जानते हैं You want high aspiration in students. मेरा एक नारा था कि चांद को निशाना बनाओ, चूक गए तो तारे चपेट में आएंगे। आप भले ही IAS ना बन पाए नियति में, भले ही IPS ना बन पाए, आप PCS में जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, आप कोई भी छोटे मोटे एग्जाम तो आपकी जेब में पड़े रहेंगे। ये मेरा फंडा था और उसमें कामयाबी भी तो हम मिली। कह सकते हैं कि आपका मिशन है मिशन IAS। मिशन सिविल सर्विसेज था। क्यों था, इसके पीछे भी है, अभी है, अब भी है। अभी हमने शुरू कर दिया है यहाँ पर प्री नर्चर, ₹1 महीना फीस रखी है अपने घर पे। अपने घर पे कोई भी बच्चा आएगा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, प्री नर्चर प्री फाउंडेशन। ठीक है। यहाँ पर कोई भी बच्चा मार्गदर्शन, कोई भी लड़की 25 किलोमीटर में अगर तैयारी करना चाहती है, उसका सारा हम, आप जैसे सब साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर उसके घर पे योगदान देंगे, उसे आना नहीं पड़ेगा। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे जो हाँ, 8700277494। तो इस पे संपर्क करके इस पे संपर्क करके कोई भी बच्चा, मेरा एक मामला है, इस साल में बड़ौत और शामली के बीच में 1008 बच्चों को सिविल पे लगाना है, जिसमें लगभग 200 से 250 आपका मिशन है। ये मिशन है। बड़ौत टू शामली हमने अपना एरिया चुन लिया है। मैं डेली शामली जाता हूँ, उसके बीच में मेरा गांव पड़ता है। शाम को मैं गांव में भी 2 दिन क्लासेज लूंगा, जो आपका वहां से जन्मभूमि है भविष्य में, अपने घर पे वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई आपको इसके लिए, आप इतना बड़ा सोचते हैं। हाँ, मेरा ये मकसद है कि अगर बच्चे को एक मार्गदर्शन मिले, सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले। ये मेरा, जो आपने पूछा है ना कि आपका उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए। उसी की कमी के कारण हमारे बच्चे दिल्ली के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो अध्यात्म और शिक्षा आप इन्हें कैसे देखते हैं? क्या 2 अलग चीज है या एक है? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। मैं तो शिक्षा को ही अध्यात्म मानता हूं, और वो शिक्षा 2 कौड़ी की है जिसमें अध्यात्म ना हो। अच्छा। इस देश में 2 बार गलती हुई है। एक बार हुई आज से 2500 साल पहले। जैसे एक जीवन है, इसके 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, अगर पक्षी का एक पंख कमजोर हो जाए, काट दिया जाए, तो जीवन की उड़ान संभव नहीं है। ऐसे जीवन की उड़ान, जीवन का चलन, अगर एक पक्ष कमजोर रह गया तो जीवन की उड़ान खत्म। दोनों पक्ष दोनों पे साथ चल। मेरे गुरु कहते हैं कमलेश जी पटेल, मेटीरियल लाइफ इज द व्हीकल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ओके। बच्चों को IAS भी बनाओ और साधु भी बनाओ। ये एक नया मेरा कोटेशन है कि आप साधु भी बनो, अमीर साधु बनो। एजुकेशन विद एंशिएंट इंडियन थॉट। बिल्कुल, एनलाइटनमेंट विद एजुकेशन, कि बच्चा पढ़ते पढ़ते साधु बन जाए। ये आपके जीवन का दर्शन ये है, मेरे जीवन का दर्शन है, इसीलिए शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा है। तो वो बात रह गई कि अगर 2500 साल पहले बुद्ध के और महावीर के समय गलती हुई, सारा देश अध्यात्मवादी बन गया, हमने भौतिकवाद छोड़ दिया। नहीं तो बुद्ध में अकेले में 1000 आइंस्टीन बनने की क्षमता थी। अच्छा। आज फिर वही गलती हो रही है जिसमें मैं शिक्षा में उतर रहा हूं। क्यों उतर रहा हूं? रिटायरमेंट के बाद मेरे पास 3 रास्ते थे। एक रास्ता महर्षि अरविंद का था कि मैं कमरे में बैठ के इसमें अपने आत्म कल्याण की बात करूं। दूसरा स्वामी विवेकानंद का था, जिनके आदर्श से मैंने कपड़े पहने। हो सकता है अगला सवाल आपका ये आ जाए, कपड़े क्यों पहने? मैंने बचपन से स्वामी विवेकानंद को देखा था और सोचा कि ये कपड़े पहनूंगा। फिर इसका अर्थ मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि ये चीता का कलर है। अब कोई बच्चा पूछ लेता है अक्सर मुझसे कि ये कपड़े क्यों पहने हैं। अब भी पूछा था कल परसों, मैंने पूछा चीता का कलर है, हमेशा चीता पर रहता हूं। अच्छा। ये मेरे लिए चीता है, कपड़े नहीं है। और ये वाकई में चीता है। हर चीज सोचनी पड़ती है आपको। मुझे मृत्यु याद दिलाती है कि एक दिन यहां से जाना है।
तो ये चीता है। तो जो 2500 साल पहले की गलती हुई, हम सब आज मैटेरियल हो गए हैं। मैं स्पिरिचुअल छोड़ दिया। स्पिरिचुअल छोड़ दिया। मैं स्कूल में इसलिए जाता हूं, मैं अध्यात्म की बात करता हूं। किसी भी स्कूल में जाता हूं, कल महर्षि दयानंद एकेडमी बड़ौद के अंदर भी प्रवचन करके आया। मेरा एक ही एजेंडा होता है, स्पिरिचुअलिज्म थ्रू। मेरा एक और चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेडिटेशन ओके विद स्टोरी टेलिंग। ओके कहानी कहना मेरी विधा है, अपनी बात कहने का, इसको मैंने हथियार बनाया है। तो आपको कई बार इसके लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। हाँ, कई बार मिल चुके। बेस्ट स्टोरी टेलर। शिव खेड़ा जी मुझे तारीफ बहुत ज्यादा करने लगे। और ये के जो लेखक हैं, उन्होंने मेरी तारीफ करने लगे। एक दिन एक बड़ा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा कि मैं शब्दों का व्यापारी नहीं हूं, मुझे यूनेस्को ने भी आपको कोई, हाँ, यूनेस्को ने मुझे ग्लोब टीचर का अवार्ड दिया है इस पे। अच्छा। और मेरी एक आदत रही है कि कक्षा में जब जाता हूं तो मैं पहले की स्टोरी सुनाता हूं। आई डोंट बिलीव इन टीचिंग, आई बिलीव हाउ टू क्रिएट टीचिंग एनवायरनमेंट बिफोर दैट। ओके, कि पहले बच्चों को अपने साथ जोड़ो, बच्चों को कहानी सुनाता हूं मैं, तो बच्चा जुड़ जाए। जो सर्कमस्टेंसेस है वे एकदम फेवरेट होनी चाहिए। हाँ, एकदम लर्निंग एंड टीचिंग के लिए। बिल्कुल। देन यू कैन प्लांट एजुकेशन। यस। ओके। और एक बच्चों को मैं एनकरेज करता हूं क्वेश्चनिंग के लिए, अपने हाथ जोड़ के। बिल्कुल। इन माई ओपिनियन क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यस। जहां बच्चों को मैं सिखाता हूं तो मैं एनकरेज करता हूं कि सवाल किया करो। यहाँ का बच्चा सवाल नहीं करता, दिल्ली का बच्चा सवाल करता है बहुत ज्यादा। यहाँ का बच्चे में कमी है। आप कहीं भी हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए था वो अब होगा। अब होगा, बिल्कुल। स्टूडेंट्स कैन आस्क, मैं करता हूं बच्चों को, मेरे में एक मोटिवेशन के बाद अगले दिन टीचर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचर पूछने लगते हैं, पूछने चाहिए, पूछने चाहिए। इसके बिना एजुकेशन में ही नहीं। इसका आप एक रेवोल्यूशनरी मिशन लेंगे इस बिल्कुल ले रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं बच्चों को बोलता है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप मुर्दा हो। मैं तो एक इस तरह से एब्यूजिंग करता हूं उसको, बच्चे को। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पेरेंट्स हैं जी, उनके लिए आपका क्या संदेश है और स्टूडेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जहां जाता हूं मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि दोबारा गुरु शिष्य ने सही, इसका नाम मैंने बदल दिया, गुरु सखा। एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर चले हैं। अब गुरु शिष्य नहीं, गुरु शिष्य में थोड़ी सी दूरी हो जाती है। गुरु सखा, ये परंपरा में पुनर्जीवित कर रहा हूं। और मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि हे पेरेंट्स, हे अभिभावक, हे माता पिता, आपने बच्चे के शरीर को जन्म दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब ये बच्चा हमें दे दे, इसकी आत्मा का जन्म हमें करने दे। गुरु आत्मा का जन्म देता है। तो मैं टीचर के रूप में भी गुरु का रोल निभाने के लिए अब तैयार हूं। पहले नहीं था, कुछ विकार मुझ में भी थे। अच्छा। लेकिन अब मैं तैयार हो गया हूं कि अपने विकारों को अभी आपके सारे विकार आपके छूट चुके? हाँ, मैं बिल्कुल, ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई, गुरु की, कि अब मैं तकरीबन काम, क्रोध, लोभ, सब मुझे कोई नहीं, एक वासना है केवल। सब वासनाएं चली गई कि जहां मैं जाऊं उस बच्चे में परिवर्तन हो जाए। और ये बुद्ध में भी थी, महावीर में भी। इससे कहीं आप लोकेशना तो नहीं ले रहे? जैसे 3 ऐषणाएं होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना जी। तो 2 तो आपकी पूरी हो चुकी जी, पुत्र वाली भी और वित्त की भी। अब लोकेशना पे आप आगे कि पूरा संसार आपको पूजे? नहीं, कहीं अपने आप पूजवाना तो नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, मैं हमेशा एक नाम देता है, कोई कहता है कि पद, मैं शिक्षा का भंगी हूं, जहां गंदगी मिलेगी मैं अपना पद हमेशा, चाहे वो दिव्या पब्लिक स्कूल शुरू किया हो, चाहे विजय क्लीन द एजुकेशन सिस्टम। मैं एजुकेशन, मुझे कई कबाड़ा मिलता है। मैं स्कूल में जब जाता हूं तो मैं अपने हाथ से उठा लेता हूं। मैं बताता हूं कि टीचर जब जाता है, मैं कमरे में जाता हूं तो पूरे कमरे का एक राउंड लेता हूं, कोई क्रिच तो नहीं पड़ी हुई, कोई कबाड़ा तो नहीं पड़ा, अपने आप उठाता हूं। उससे बच्चा एनकरेज होता है, फिर अगले दिन नहीं उठाता हूं। कितने स्कूल्स ने आपसे संपर्क कर लिया इस चीज के लिए कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, प्रवचन दो, बच्चों का माइंड क्लीन करो, टीचर्स का क्लीन करो? बहुत, काफी स्कूल, 50 के लगभग स्कूल मुझसे कहते हैं कि हमेशा मैं दो, मैं देता हूं जहां भी जाता हूं। अब मेरा जब भी कोई बुलाता हूं वहीं चला जाता हूं। रेगुलरली कुछ स्कूल से जुड़े? हाँ, मैं अभी एक तो रेगुलरली मैं संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल शामली से जुड़ा हूं। वहां पर आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य, एक दिन लेकर चल सकता हूं। 10 दिन के अंदर जो परिवर्तन आया वो देखने के लिए चमत्कारिक, उससे कोई कहेंगे जादू की छड़ी है क्या, जो बच्चों में परिवर्तन आया। वे वहां पर मैनेजमेंट भी, प्रिंसिपल भी, बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी, वे चक्कर काट रहे हैं कि व्हाट इज हैपेंड देयर। ओके। अच्छा, बड़ौत में पर्टिकुलर बड़ौत की भूमि की बात करें, 5 से 6 स्कूल की आपने स्थापना की? मैंने नहीं की, वो मुझे परमात्मा ने उनकी स्थापना करने में माध्यम बने। मुझे भी थोड़ा सा अवसर मिला। विजयी भवा, हाँ, केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल जी, डिवाइन ग्लोबल एकेडमी, अलायंस टॉपर्स, एक वो है क्या, एमजीएम, हाँ। तो इन सब स्कूल्स के आप फाउंडिंग में रहे जी, फाउंडिंग मेंबर्स रहे जी। ऐसा क्या हुआ कि फिर बाद में आपकी विचारों को सहमत नहीं हो पाए इनसे? ऐसा कुछ नहीं था, प्रभु इच्छा रही होगी। और जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपसे छूट गए, स्वामी कल्याणदायी ने भी तो बहुत स्कूल वाले बनाते रहे, चलते रहे।
मुझसे भी जिसने कहा मैं तो शिक्षा का भंगी हूँ, जो भी ले गया। तो आपके आदर्श है स्वामी कल्याण देव जी? बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि उन्होंने कन्या के जो स्कूल, हाँ, मेरी इच्छा ये होती है कि मेरा स्कूल की स्थापना में कहीं मेरा भी योगदान हो गया। ये ईश्वर ने गर्ल्स एजुकेशन पर उन्होंने इतना बड़ा वो किया। अभी आपसे पहले मेरी बात हुई थी कि इस 25 किलोमीटर में शामली 50 पड़ता है। कोई भी गुड़िया, कोई भी बिटिया ये चाहती है कि मुझे सिविल की तैयारी करनी है, मुझे कटोरा उठाना पड़े, उसके सारे साधन घर पे आएंगे, अगर उसे पैसे की या सही समय पर सही मार्गदर्शन की कमी है। तो दर्शकों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर लें, हम कॉन्टैक्ट नंबर आपका उपलब्ध बिल्कुल दीजिएगा। किसी भी बिटिया को ये बताइएगा अगर उसके पास पैसे नहीं है, हमें भीख भी मांगनी पड़े, हम उसके लिए उसके साधन, आज का ये बढ़ता है कि बिटिया को माँ बाप की दिक्कत आती है कि वो कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, उसके घर पे कोचिंग आएगी। और दूसरे ये दिल्ली के 2 कोचिंग सेंटर ये कहते हैं अगर आप प्री करा दें, दृष्टि और कई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वे कहते हैं हमारी तरफ से यहाँ फ्री उसकी मेन की कोचिंग हो जाएगी, फ्री होने के लिए। एक और हम चीज कर रहे हैं कि संडे के दिन रामवीर सिंह जी सिरसली गांव पड़ता है, हाँ जी, मेरा भी सौभाग्य से वही गांव है जी, उन्होंने भी ये घोषणा की है। मैं उनकी, आपने मुझे बताया है तो मुझे, मैं उनका कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को मैं आपके माध्यम से, जब आपने बताया, उनसे चाहूंगा कि वहां एक गुरुकुल टाइप कोई भी क्षेत्र का, इससे आइंस्टीन ने मरते वक्त अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरा सारा जीवन बेकार गया, अगर मैं बच्चों के लिए एक स्कूलिंग जिसमें अध्यात्म और इसकी जीवन की शिक्षा दी जाती वो खोल लेता तो जीवन सफल हो जाता। अगर आप मेरा रामवीर सिंह जी तक, क्योंकि वो अच्छे चेहरे पे उनके आध्यात्मिकता भी है, एक उनके चेहरे पे एक ग्लो है आध्यात्मिक जी, मेरा निवेदन है कि उनसे कि मेरा मैसेज पहुंचाए कि वे यहाँ गुरुकुल खोलें। क्योंकि वो भी बहुत गरीब परिवार से, 2-3 बीघा जमीन उनके परिवार में रही जी, जब उनका जन्म हुआ, हाँ जी, और उससे एक बड़ा सफर उन्होंने तय करके आज वो बागपत लोकसभा से भाजपा से कैंडिडेट बने हुए हैं जी, अपना प्रत्यावेदन लगा रहे हैं कि हमें टिकट दे, और मैं इस 575-580 गांवों की जो लोकसभा है, 5 विधानसभाओं की, उसकी वो सेवा करना चाहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या? शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है, उनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, और वो अगर ना कर पाए तो पश्चाताप करेंगे कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। स्कूलिंग उन्हें जरूर एक करना चाहिए, गुरुकुल के रूप में ले जाए, वो स्कूलिंग से कहीं जुड़े, एक स्कूल जरूर बनाए वो। तो आप जैसे लोग फिर उसमें, मैं तो जीवन समर्पित, कोई भी मेरा जीवन ले जाए, मेरा जीवन अब बच्चों को समर्पित है। अवेतनी का आप काम करने के लिए बिल्कुल, सारे सांस भी समर्पित, तन मन धन सब समर्पित। तो ये मैसेज हम उन्हें जरूर बिल्कुल, मेरा जीवन अब स्कूलिंग, कोई भी ले जाए। स्कूल वाले हमारे जैन साहब बैठे हैं, दोनों प्रिंसिपल हैं, राजकुमार जी प्रिंसिपल हैं, और भी कोई है, जैसे अभी कल, मैं सबके लिए जाने को तैयार हूँ। राजनीति बहुत चीजें तय करती है जी, इस देश के उद्योग को तय करती है, शिक्षा को तय करती है, रक्षा को तय करती है। तो आप राजनीति और समाज इन दोनों में सुचिता आए, तो आपका ऐसा कोई मिशन है जिससे नया नेतृत्व खड़ा हो नीचे से? मेरा जो मिशन आया है वो बड़ा, जब मैं भी चला जाऊं लेकिन मेरा मिशन जिंदा रहेगा, मेरा नहीं, हम सबका है। मेरा सबसे, मुझे कई बार डर लगता है कि ईगो ना आ जाए कोई। मेरा ये जो हम चले हैं सिविल सर्विसेज की बात लेके, प्री नर्चर प्री फाउंडेशन, भगवान जो हमारे मिशन का उद्देश्य है, मेरे की जगह ये है कि सारे अच्छे घरों के बच्चे सात्विक सिविल सर्विसेज में जाएं, नौकरशाह ईमानदार बने। जो क्लब कल्चर के बच्चे बन रहे हैं, वो उनका मकसद क्या होता है? खाओ पियो और मौज करो। जब कोई अच्छे घर का, चारवाक दर्शन, हाँ, एक तरह से अच्छे घर का, गरीब घर का, जैसे आपने रामवीर जी को बताया, अगर ये पहले से बड़े घर के होते तो शायद समाज की सेवा करना सोचते। जिस दिन अंबानी ने अपनी पत्नी के लिए 250 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा, उसी दिन वॉरेन बफेट ने अपनी सारी संपत्ति दान की थी। अच्छा, वे लोग हमसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। मेरे आदर्श हैं। इन्होंने भी गांव में 10 बीघा जमीन थी, पूरी दान कर दी। इसीलिए तो मैंने आपसे अभी आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ये उसमें इसको गुरुकुल बना देते लड़कियों का, गांव को 8 से 10 करोड़ रुपए इन्होंने दिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो उससे कितनी बात होती। मेरा एक वाक्य है कि लोगों को मछली मत दो खाने को, एक कहावत है, उन्हें मछली पकड़ना सिखा दो। उन बच्चों के लिए अगर वो शिक्षा का कर जाते हैं और मेरे साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, वो 10 करोड़ का कॉलेज बनाते। आपका जो मैसेज है, हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि उन तक पहुंचाएं, उन्हें दें। जी जी, और आपसे मुलाकात, और लोग जो भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि रास्ता मिले, हमने प्री नर्चर। मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि राजनीति और समाज की सुचिता जी, वो कैसे हो? आप क्या सोचते हैं इस पर? अच्छे लोग आए राजनीति में। इस देश की रही कि अच्छे लोग नहीं आ पाते राजनीति में, वो पीछे हट जाते हैं। जिस दिन सुचिता आएगी, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, तो तब अपने आप ही एकमात्र तरीका है। एक कहावत भी है कि ये दुर्जनों की वजह से समाज नहीं बिगड़ा, ये अच्छे लोगों की वजह से बिगड़ा कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना। शिव खेड़ा की बुक का ही वो एक, हाँ, शिव खेड़ा की बुक है, हाँ, उसमें ही है कि कोई भी समाज
हम बिल्कुल बुरे लोगों से बर्बाद नहीं होता, वो अच्छे लोगों की निष्क्रियता से बर्बाद होता है। हाँ, तो अच्छे लोग सक्रिय हों, बिल्कुल वो भाग लें उसमें और इस समाज का और देश का बिल्कुल निर्माण बिल्कुल। करें। और आपके लिए एक बता दो, शिव खेड़ा जी को एक प्रोग्राम में एक राष्ट्रीय पार्टी बन रही थी, वहां पर 100 लोग बुलाए गए थे, मैं भी उनमें से एक था। जी। और उसकी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनाया जाए, बहुत पहले ये बात हुई थी, तो शिव खेड़ा जी पीछे हटने लगे। तो मुझे मौका मिला था कि मैंने उन्हें मोटिवेट कर दिया था। तो उसने मुझे कहा था मैं दुनिया को मोटिवेट करता हूँ, एक शिक्षक ने मुझे मोटिवेट कर दिया, आई एम रेडी बनने के लिए। तो मैंने एक कहानी सुनाई थी उस समय भी, हनुमान जी की। अच्छा। कि उन्हें भी जामवंत की जरूरत पड़ी थी। शिव खेड़ा जी आपको नहीं पता, आपकी किताब स्टॉल पे बिक रही है, यू कैन विन, पूरा हिंदुस्तान आपको जान गया है, यू आर द हीरो। यस। सड़क पे निकलिएगा, आपको आप क्यों मना कर रहे हैं अध्यक्ष बनने से? तो वो कह लगे आई एम रेडी। मैंने कहा था इस देश की परंपराएं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हनुमान जी को भी जामवंत की जरूरत पड़ी थी। तो मैं जामवंत की भूमिका में आपको आह्वान करता हूं, आप आए, एकदम खड़े होकर आ गए थे। अच्छा, एक आध्यात्म की जो आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षक और अध्यात्म को आप कैसे जोड़ेंगे? बच्चे मान लीजिए अपने हाई स्कूल पढ़ रहे, अभी इंटरमीडिएट कर रहे, नीट का एग्जाम वो दे रहे या सिविल की तैयारी, तो अध्यात्म कैसे उसमें attach मेरा होगा? ये मानना क्या है, तरीका है वो? अध्यात्म का मकसद पहले तो हम लोगों को उन बच्चों को बताना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि अभी मैंने बताया कि मैटेरियल लाइफ इज द व्हीकल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मैं कतई नहीं कहता बच्चों को मैं छोड़ के साधु बन जाए। मैं पहली चीज कहता हूँ कैरियर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। एक गोल चुनिएगा 8th तक की, बट बीइंग स्पिरिचुअल, पर बीइंग स्पिरिचुअल, बी ट्रूथ, उसमें मैंने कुछ नियम बनाए हैं, 12 मैंने नियम बनाए हैं। कोई भी बच्चा अगर उन्हें पकड़ लेगा तो जिंदगी में जो चाहेगा वो पालेगा। मेरे उनमें रूल है 12, मैं आपको दे दूंगा, कोई भी बच्चा ले जा सकता है बीच में। पहला रूल तो ये है कि राइज बिफोर डॉन, सुबह डॉन, तड़को तड़क, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठ जाओ। ठीक। ऑफर प्रेयर, जो भी आप कर सकते हैं इष्ट के लिए कीजिए। दूसरा है टोटल सरेंडर टू पेरेंट्स एंड मास्टर, गुरुज, ओके। उनका टोटल आज्ञाकारी बन जाओ। तीसरा मैं कहता हूं बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, अपने प्रति सच्चे बन जाओ। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, दुनिया के प्रति नहीं, जो ये कर लेगा वो कुछ भी कर लेगा। ऐसे ही 12 नियम है, उन्हें पालन कीजिएगा, हो गया। तो किताबें भी आपने लिखी? हाँ, मेरी एक किताब है, उस किताब को अगर बच्चा पढ़ ले, मैं आपको भी मैं आपको भेंट कर रहा हूं। अच्छा जी, थैंक यू। ये अपने हाथों से लिखो अपनी तकदीर। इसका इंग्लिश का वर्जन बहुत बढ़िया है। एक लाइन आपसे बोल रहा हूं जी, जो बच्चों को मैं मैसेज देता हूं। आपने पूछा था, बिफोर डेस्टिनी डिसाइड, बिफोर डेस्टिनी डिसाइड, डिसाइड योर डेस्टिनी। ओके, फर्स्ट। हाँ, कि इससे पहले विधाता आपकी नियति को बनाया, आप खुद अपनी नियति लिख दो। और एक चीज जो मैं एजुकेशन में लाया हूं, आपने पूछा अध्यात्म की बात, अब उस पर आ जाता हूं कि कैसे जोड़ेंगे। मेरा शिक्षा में लाने का मकसद है उत्तर अवतारवाद धारणा। ये जैनिज्म की अवधारणा है। अच्छा। हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि अवतार ऊपर से आते हैं। जैन धर्म कहता है भगवान महावीर ने साबित करके गया कि यहीं रह के अवतार बन जाओ। ये उत्तर अवतारवाद धारणा है। मैं बच्चों को ये कहता हूं कि तुम यहां रह के भगवान महावीर और बुद्ध बन सकते हो, अंबेडकर और कलाम बन सकते हो। तो ये कहानी जो स्टोरी है, बच्चे का आग लग जाती है खड़ी खड़ी। तो आपने कलाम जी का भी नाम लिया। कलाम जी मेरे नायक हैं, इस देश के नायक है। हाँ, इस देश के सच्चे नायकों में से एक पिछले 100 सालों में अगर देखे जाए तो 5 अच्छे व्यक्तियों में से एक है। तो वो इस्लाम से जुड़े हुए थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो गीता रखते थे जेब में। उनके लिए धर्म छोटी चीज है, मेरे लिए धर्म छोटी चीज है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिलीजन, मे बी कोई इस्लाम, मे बी सिख, देयर इज नो गॉड। देन फर्स्ट रिलीजन टू बी इंडियन, ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, पहले मानव होना चाहिए। अच्छा। और भारत कोई चीज थोड़ा, भारत कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ा ही है, ये तो दिव्य भूमि है। वी आर सो लकी, हम भाग्यशाली हैं यहाँ पे जाए, दिव्य भूमि है। तो इस पे जो सब लोग रह रहे, तो उनमें जो गड़बड़ करता है, यहाँ जाके कोई धर्म की बात करता है, चाहे वो इस्लाम हो करके मेरा धर्म है, वो 2 कौड़ी की बातें हैं। तो उस पर आप क्या सोच, उससे कैसे बचें? ये देश कैसे बच सकता है? शिक्षा बचा सकती है इसके लिए। बच्चे को जागरूक कीजिएगा। अब मैं जब जाफराबाद में था, आपकी बात आ गई जी, एक लड़का आया सरफराज, क्लास 10th में था। उसने कहा सर खड़े हो जाओ। मुझे बड़ा बुरा लगा, मगर इसकी भाषा कैसी है, सर खड़े हो जाओ। फिर भी मैं खड़ा हो गया, बच्चा है। सर मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अच्छा। मगर बेटा इस्लाम में तो पैर छूना बंद है। कह रहे सर मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी बदल दी आपने। अच्छा। वो एडवोकेट का बच्चा था। और वहां पर मुझे एक लाइन दी बच्चों ने। तो कब हुआ जी ये हुआ 2014 में, जब मैं जाफराबाद में था। वो टोटल मुस्लिम बच्चे थे वहां पर। तो you have spent over there more than 4 years, 4 साल पूरे मैंने वहां बिताए in this particular। और वहां पर सारे बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे। एक बच्चे ने कहा था सर आप जैसे टीचर हो जाएं। वहां बच्चों ने सबके सामने बोला था, तो भारत पाकिस्तान के आगे हिंदू मुस्लिम की दीवार भी खत्म हो जाएगी।
तो टीचर। आप धर्म से भी ऊपर क्या सोचते हैं, क्या चीज है धर्म से? मानवता, ह्यूमैनिटी। हाँ, जो भी धर्म की बात करता है, हाँ अब ये बात डिवीजन की, मैं धर्म की बात नहीं करता, जो धर्म डिवीजन करता है, हाँ। जैसे इस्लाम की एक चीज मुझे कुछ चीजें अच्छी भी लगती हैं, सूफीज्म। तो अब हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सबसे बड़ी चीज की जरूरत है जो भारत मजबूत हो, विकसित हो। मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 हम धर्म से उठे, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम, धर्म छोड़ दीजिएगा, हम राष्ट्र सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये तो जो आरएसएस का विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा किसी है। की भी विचारधारा हो, चाहे वो भाजपा की हो चाहे आरएसएस की, जहां राष्ट्र सर्वोपरि है मैं उसे नमन करता हूँ। चलिए, भी अच्छी बात है, आपने इतना अच्छा स्पष्ट अपना विचार रखा। आपने किताबें लिखी जी बहुत सारी, तो कुछ पढ़ी भी होगी जी। तो कौन सी किताब है जो आपको प्रभावित जिन्होंने किया? गीता से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। अगर बच्चे को पूरी स्कूल एजुकेशन, मैं तो चाहता हूं मेरा बस चले, गीता कंपलसरी हो जाए हर जगह। तो ये नेशनल बुक घोषित की नेशनल जाए? बुक भी है, ये इससे मांग बड़ी करते हैं आप? मोटिवेशनल बुक इससे बढ़िया कुछ नहीं। और एक कमाल की बात यह है कि नीदरलैंड में एक सब्जेक्ट में लगा दी, इस देश का दुर्भाग्य। एक बार मैं गीता बांट रहा था, कहीं पर उसमें ऑब्जेक्शन आया कि आप धार्मिक किताबें बांट रहे हो, जबकि दूसरी कुछ, मैं यहाँ पर धर्म का नाम लेता नहीं, कुछ संस्थाएं अगर धर्म से संबंधित है उनमें उनकी धार्मिक किताबें बांटी जाती है, वहां कोई बैन नहीं है। इस देश के कुछ रूल मुझे समझ में नहीं आते। तो आप मांग करेंगे ये? मैं मांग नहीं, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाता हूँ। नहीं, ये आप यदि भारत के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है जी इंडिया में, तो आप चाहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ाया जाए? मांग भी करेंगे, इस पर आंदोलन भी चलाएंगे कि ये लागू की जाए। शुरू कर चुके। मैं तो बच्चों को कहता हूँ अगर यहाँ नहीं पढ़ाया जाता तो घर पढ़िए, और स्कूल्स के अंदर स्कूल वालों को कहता हूँ कि इसको करिए अब लागू। क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर किसी उसकी बात नहीं करती। इसको धर्म से जोड़ दिया गया, सबसे बड़ी गर्व बात ये है। इससे अच्छा तो कोई ग्रंथ ही नहीं धरती पे, सारे ग्रंथ इससे निकले हुए हैं। जितनी दुनिया की बेस्ट, मेरे पास आप चारों तरफ देख रहे हैं लाइब्रेरी है, इसमें दुनिया की कोई मोटिवेशनल किताब ऐसी नहीं जो ना हो, और ऐसी कोई किताब नहीं इसमें गीता का जिक्र ना हो। ऐसा कोई लेखक नहीं कहा गया है कि द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहला मनोवैज्ञानिक इस दुनिया का यदि कोई है तो लॉर्ड श्री कृष्ण, और आफ्टर दैट बुद्धा। दो चीज हैं यहाँ पर, दोनों एक ही बात कहते हैं जो गीता ने कहा है। जी, बुद्ध भी वही कहते हैं। आप कौन कौन सी किताब आप अब तक लिख चुके? एक तो ये आपने हमें बताई अभी, ये अपने हाथों से लिखो अपनी तकदीर, संसार की श्रेष्ठतम 108 कहानियां, 2 संसार के 108 श्रेष्ठतम प्रसंग, 3 संसार के 108 श्रेष्ठतम व्यक्तित्व, 4 संसार की 108 श्रेष्ठतम मात्र शक्तियां, 5। तो ये आप अपने प्रकाशन से आपने मतलब खुद प्रकाशित कराई या किसी प्रकाशन? हम अभी प्रकाशन पे नहीं गए, अपने आप से कराते हैं और उनको बांटते हैं। अच्छा, तो फ्री ऑफ 5000 किताब फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जहां भी मौका आता है। अच्छा, नशे पे, जैसे बच्चे आजकल नशे खोरी पे आ गए, जो युवा होते हैं एडोलेसेंस, यानी जो युवा है 16 साल तक के बच्चे, तो उन्हें आप कैसे अपना कोई आप काम कर रहे हैं अच्छा जिससे वो नशे से हट जाएं? हम दोस्त तो बच्चों को दे रहे हैं, हमने उन्हें रास्ता नहीं दिखाया। ये ऊर्जा है जीवन, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव ना हो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। हमने अपनी शिक्षा को कंस्ट्रक्टिव नहीं बनाया। हाँ। जीवन कभी तटस्थता स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा। अगर ये आपने बच्चे को देवता ना बनाया, पेरेंट्स को चेतावनी देता हूं दानव बन जाएगा। अगर लड़कियां देवी ना बनी तो क्या वो डायन बन जाएंगी। अच्छा। अगर आपने गीत नहीं गाने सिखाए अपने बच्चों को तो वो गालियां देना सीखेंगे। अगर आपने निर्माण नहीं करना सिखाया तो विध्वंस हो जाएगा। यानी दिमाग में खाली आप छोड़ोगे। मैंने एक लाइन कही, जीवन कभी तटस्थता स्वीकार नहीं करता। An empty mind is devil's soul। बिल्कुल, वो आपकी बात से वही बात मैंने कही है। जीवन कभी तटस्थता स्वीकार नहीं करता, ना करेगा, उसको एक तरफ जाएगा। चॉइस इज इन योर हैंड। यस। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंस्ट्रक्टिव बनना है तो आप कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, और अगर आप कंस्ट्रक्टिव नहीं हुए तो ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। बच्चे को सिखाना है तो हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को सावधान होना होगा कि अपने बच्चों को दिशा दें। हम लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को दिशा नहीं दी। अगर आप उन्हें गोल दे दो जीवन, बच्चों की कोई गलती नहीं। ना, मैं बच्चों को कहीं खतावार नहीं मानता। या तो पेरेंट्स खतावार है, समाज खतावार है, टोटल एनवायरमेंट। बच्चा जो चाइल्ड है ना, वो प्रोडक्ट है एनवायरमेंट का। बिल्कुल। एक बहुत बढ़िया, हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। चरित्र कहां से बनता है? एनवायरमेंट से। ना तो किसी घर से बनता, ना परिवार से बनता, किसी से, ना जीन्स से बदलता। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने खोज की है कि जितनी भी सेल्स हैं वे करोड़ों एक हफ्ते में मर जाती हैं। नई सेल्स किस एनवायरमेंट में पैदा हुई, वही जो आपका चरित्र बनेगा। इसलिए अपने बच्चों में हम बड़े में कहते थे घर में संगति का ध्यान रखो। उस संगति का मतलब क्या था कि वो जो सेल्स पैदा हो रही है उसी में होंगी। ये कहावत भी है कि ए पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद साइंटिफिक आया कि जो सेल्स पैदा हुई मैं उस एनवायरमेंट में जो बनाया गया, इसलिए जो बच्चा जहां जाएगा अच्छे एनवायरमेंट में अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक।
एक खराब बच्चा भी अच्छे वातावरण में ठीक हो जाएगा। चलिए, कोई टीचर्स के लिए और कोई संदेश, क्योंकि टीचर समाज का निर्माता है, निर्माता, पीढ़ियों का निर्माता होता है, तो टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहूंगा, अ टीचर मस्ट बी ए मेंटोर। ओके। एक टीचर को अब मार्गदर्शक होना पड़ेगा बच्चे का, पेरेंट्स की सेकंड पेरेंट होना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो बच्चा नहीं संभल पाएगा। समाज को उसका हमें वही प्यार देना होगा बच्चे को कि जो अब माँ बाप अपने बच्चे को सोचते हैं। ठीक, धन्यवाद आपका गुरुजी, इतना अच्छा आपने शिक्षा, आध्यात्म, समाज, राजनीति खुलकर आप बोले, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो गुरुओं से मैंने सीखा, अपने जीवन से अनुभव लिया, वो मैं आप समाज को बदलेंगे, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएंगे, आप उसके वाहक बनेंगे, ऐसी हमारी ईश्वर की जो भी आदेश होगा, मैं तो ईश्वर पर मानता हूँ जी। नमस्कार। माध्यमों में बनाए, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आप आए।